फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो अगर फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है तो इट मीन्स वो डिमांड का कंपोनेंट है। और अगर फॉरेन करेंसी किसी दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रही है तो वो किसका कंपोनेंट है? सप्लाई का। तो सप्लाई के जो कंपोनेंट है, सबसे पहला जो हमारा मेन कंपोनेंट है वो है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मींस कि हम हमारी कंट्री में जो भी ऐसा सामान है जो हमारे यहाँ पे ज्यादा बनता है या दूसरी कंट्रीज की बजाय हमारे यहाँ पे जो सस्ता सामान बनता है, या चाहे हम किसी दूसरी कंट्री से परचेज करें और फिर दूसरी कंट्रीज को सेल करें। तो जब हम हमारी गुड्स को, सर्विसेज को दूसरी कंट्रीज को सेल करते हैं तो वो हमारा क्या है? एक्सपोर्ट। और जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जिस कंट्री को हम हमारी गुड्स और सर्विसेज सेल कर रहे हैं वो हमें पेमेंट देंगे, यानी कि हमारी रिसिप्ट होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने यूएसए को सेल किया तो यूएसए पेमेंट करेगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आई, किस कंट्री की? जिस कंट्री को हमने एक्सपोर्ट किया है। तो जो एक्सपोर्ट है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सप्लाई का। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी वो है इन्वेस्टमेंट। अगर हम किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें तो वो क्या है? डिमांड का कंपोनेंट है, क्योंकि फॉरेन करेंसी जिस कंट्री में हम इन्वेस्ट करेंगे उसी कंट्री की करेंसी में करेंगे हम। तो फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ से दूसरी कंट्री में जाएगी तो वो किसका कंपोनेंट है? डिमांड का। लेकिन अगर दूसरी कंट्रीज हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, वो इन्वेस्टमेंट चाहे एफडीआई हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर वो चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो जब दूसरी कंट्रीज हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं तो जो कंट्री हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है वो अपनी ही करेंसी लेके आती है और फिर उस करेंसी को कन्वर्ट किया जाता है हमारी डोमेस्टिक करेंसी में। तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के अदर जो कंट्रीज है वो अगर हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो, तो उससे भी हमारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंक्रीज होती है। क्योंकि अगर दूसरी कंट्रीज हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं तो फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ पे आती है। ऐसे नेक्स्ट कंपोनेंट है सप्लाई का डायरेक्ट परचेज। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम घूमने जाएं यूएसए तो हम वहां पे शॉपिंग करेंगे तो हम क्या यूज करते हैं? डॉलर। तो वो कंपोनेंट है डिमांड का। लेकिन अगर फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे आते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ पे घूमने के लिए आए, स्टडी के लिए आए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए, तो हमारे यहाँ पे आके जब वो शॉपिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अपनी करेंसी लेके आते हैं और उस करेंसी को फिर कन्वर्ट कराते हैं हमारे इंडियन रुपीज में। तो जो हमारे यहाँ पे विजिटर्स आते हैं या जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं या जो स्टडी के लिए आते हैं, वो यहाँ आके जब डायरेक्ट परचेज करते हैं तो वो भी कंपोनेंट है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का। अब इसके अलावा
अगर हम फॉरेन कंट्रीज से लोन ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, सप्लाई का कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोरो कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं यूएसए से, तो यूएसए किसमें हमें उधार देगा? डॉलर में। तो अगर हम किसी भी दूसरी कंट्री से लोन लेते हैं तो वो भी एक कंपोनेंट है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। इसके अलावा ग्रांट, डोनेशन, कि अगर कोई भी दूसरी कंट्री हमारी कंट्री को ग्रांट देती है या डोनेशन देती है तो वो किस में देगी? जो कंट्री हमें डोनेट कर रही है, ग्रांट दे रही है, वो अपनी कंट्री की करेंसी में हमें डोनेट करेगी। तो ग्रांट और डोनेशन भी कंपोनेंट है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का। इसके अलावा इनकम रिसिप्ट, इनकम रिसिप्ट मींस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं तो हम ऐड करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मींस कि हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज को, तो उनको जो भी पेमेंट मिलती है इन टर्म्स ऑफ रेंट, सैलरी, प्रॉफिट, तो वो हमारे यहाँ पे अपनी कंट्री में लेके आते हैं। तो वो जो इनकम रिसिप्ट है वो भी एक सोर्स है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का। फॉर एग्जांपल हमारी एक बिल्डिंग है यूएसए में, हमने वो रेंट पे दे दी, तो यूएसए वाले जो भी रेंट पे करेंगे वो किस में करेंगे? डॉलर में। तो जो फैक्टर इनकम है फ्रॉम अब्रॉड वो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का। इसके अलावा रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, ये हमारे जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो किसी दूसरी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हैं और हमारे नॉन रेजिडेंट हैं, तो अगर वो दूसरी कंट्रीज में जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं उसमें से जो वो अपनी फैमिलीज के पास भेज देते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का। तो जो हमारे नॉन रेजिडेंट है, जो अदर कंट्रीज में रहते हैं, वहां पे काम करते हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज अगर हमारे यहाँ है तो अपनी फैमिली के पास वो जो भी फॉरेन करेंसी सेंड करते हैं वो क्या है? कंपोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और अगर इन सभी कंपोनेंट को हम ऐड कर दें तो वो हमारा क्या है? एग्रीगेट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री से अदर कंट्रीज में जा रही है तो वो कंपोनेंट किसका है? डिमांड का। फॉर एग्जांपल हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ से जाएगी। अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जाके शॉपिंग करते हैं तो भी हमें उसी कंट्री की करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ से जा रही है तो डिमांड का कंपोनेंट है, और अगर फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आएगी, अगर दूसरी कंट्रीज हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है तो भी हमारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो अगर फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ पे आ रही है तो इट मींस वो कंपोनेंट है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का। If we borrow from abroad,
बोरो फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका इम्पैक्ट हमें बताना है ऑन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। क्वेश्चन क्या है? If we borrow from abroad, explain its impact on equilibrium exchange rate. तो इस केस में सबसे पहले हमें ये देखना है कि बोरो फ्रॉम अब्रॉड ये किसका कंपोनेंट है, डिमांड का या सप्लाई का। तो अगर हम दूसरी कंट्री से बोरो कर रहे हैं तो इट मींस फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ पे आएगी। तो बोरो फ्रॉम अब्रॉड इज अ कंपोनेंट ऑफ सप्लाई, सप्लाई का कंपोनेंट है। और अब हमें इसका इफेक्ट शो करना है किस पे, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट पे, फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। तो उस केस में हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है और सप्लाई इंक्रीज होने का फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट होगा ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं डिमांड एंड सप्लाई क्वांटिटी, और ये हमारा वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एक्सचेंज रेट। ये हमारा डिमांड कर्व है फॉरेन करेंसी का, ये हमारा सप्लाई कर्व है फॉरेन करेंसी का। ये जो जहाँ पे दोनों इक्वल है, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसको अगर हम यहाँ वाई एक्सिस से मिला दे तो ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, पार रेट ऑफ एक्सचेंज। तब हमें अगर हम अब्रॉड से बोरो कर रहे हैं तो हमें एक्सचेंज रेट पे उसके इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करना है। तो हम सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये कंपोनेंट डिमांड का है सप्लाई का है। तो बोरो फ्रॉम अब्रॉड इज अ कंपोनेंट ऑफ सप्लाई। तो हम क्या करेंगे, वी विल इंक्रीज द सप्लाई। सप्लाई अगर इंक्रीज होगी तो ये शिफ्ट होगी राइट साइड। पहले सप्लाई क्या थी एस, लेकिन हमने फॉरेन से उधार लिया तो फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई, और सप्लाई इंक्रीज होगी तो शिफ्ट हो जाती है राइट साइड। अब राइट साइड शिफ्ट होने से जो नया इंटरसेक्शन पॉइंट है ये जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ वाई एक्सिस से मिला दें तो इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि एक्सचेंज रेट क्या होगी, कम हो जाएगी। इट मींस हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल पहले अगर ये 80 रुपीज था कि एक्सचेंज रेट 80 रुपीज है, और अब ये कम होके हो गया 60, तो इसको हम क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मींस फॉर एग्जांपल अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो पहले एक डॉलर को परचेज करने के लिए हम पे कर रहे थे 80 रुपीज, और अब एक उसी डॉलर को परचेज करने के लिए हम पे कर रहे हैं 60 रुपीज। तो हमें फायदा हो रहा है। इट मींस हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मींस एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो कंपोनेंट है ये डिमांड का है सप्लाई का है। अगर डिमांड का है तो हम डिमांड को शिफ्ट करेंगे, डिमांड कर को शिफ्ट करेंगे, और अगर ये कंपोनेंट सप्लाई का है तो हम सप्लाई कर को शिफ्ट करेंगे। और हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और इसी में आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि अगर एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, या डायरेक्ट इसी क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकते हैं कि बोरो फ्रॉम अब्रॉड है, इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो बोरो फ्रॉम अब्रॉड से हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो डाउन हो गया, कम हो गया, मींस एप्रिसिएशन हो गया हमारी डोमेस्टिक करेंसी का, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो हमें फायदा हो रहा है। जो चीज पहले हमें 70 रुपीज में मिल रही थी वही हमें 60 में मिल रही है, पहले 80 की थी अब 60 में मिल रही है, तो हमें फायदा हो रहा है।
मीन्स परचेज करना हमारे लिए सस्ता हो गया है, तो क्या होगा, हमारे इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन फॉरेनर्स को नुकसान हो रहा है, जब हमारी कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होगी तो फॉरेन की जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट, क्योंकि उनको पहले $1 के बदले में 70 रुपीज मिल रहे थे, उसी $1 के बदले में अब क्या मिल रहा है, 60 रुपीज, तो उनकी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट। उनके लिए अब परचेज करना महंगा होगा, तो हमारे जो एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज हो जाएंगे। लैंडिंग अब्रोड, explain its impact on export and import. तो लैंडिंग अब्रोड ये कंपोनेंट डिमांड का है या सप्लाई का है, बता सकते हो? लैंडिंग अब्रोड मीन्स हम फॉरेन कंट्रीज को उधार दे रहे हैं, तो ये किसका कंपोनेंट है, डिमांड का या सप्लाई का? अंकित, रिंकी, सपना, आरती, किसका कंपोनेंट है लैंडिंग अब्रोड? ये समित, ये अनम्यूट नहीं थे, डिमांड का कंपोनेंट है। डिमांड का, वेरी गुड। क्योंकि लैंडिंग अब्रोड मीन्स हम किसी दूसरी कंट्री को उधार दे रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ से जाएगी, तो ये किसका कंपोनेंट है, डिमांड का। अब डिमांड का क्या इम्पैक्ट होगा एक्सचेंज रेट पे, तो इसके लिए हम, क्योंकि जब हम किसी दूसरी कंट्री को उधार देंगे तो जिस कंट्री को उधार देंगे उसी कंट्री की करेंसी में हम उधार देंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एक्सचेंज रेट, एक्स एक्सिस पे हम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्वांटिटी। ये हमारा है डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, ये कर्व हमारा है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। जहाँ पे इक्वल है एक दूसरे के, वो हमारा है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हुआ। अब क्योंकि डिमांड का कंपोनेंट है, तो हम जब किसी दूसरी कंट्री को उधार देंगे तो उसी कंट्री की करेंसी की हम डिमांड करेंगे, तो इट मींस फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम डिमांड का ध्यान रखना है, सप्लाई का कंपोनेंट है तो सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट, और अगर डिमांड का कंपोनेंट है तो डिमांड कर्व को हम शिफ्ट कर देंगे, और इंक्रीज इन डिमांड मींस डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड डी पर। और डिमांड के इंक्रीज होने से जो सप्लाई कर्व है उसको नया जो डिमांड कर्व है वो कट कर रहा है इस पॉइंट पे, और इसको अगर हम वाई एक्सिस से मिलाएं तो हमारा एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया। पहले कितना था ओआर, लेकिन डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के इंक्रीज हो जाने से ओआर से क्या हो गया, ओआर। तो इट मींस डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया। आपसे सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि लैंडिंग अब्रोड इसका क्या इम्पैक्ट होगा एक्सचेंज रेट पे, तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगा। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, तो जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्योंकि एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने का मतलब, फॉर एग्जांपल एक $US पहले हमें मिल रहा था 60 रुपीज में, और वही $1 अब हमें मिल रहा है 70 रुपीज में, तो हमारे लिए परचेज करना महंगा हो गया। तो डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे जो इंपोर्ट है वो हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट बिल हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारे लिए खरीदना महंगा हो गया है। वही एक चीज जो हमें पहले 60 में मिल रही थी अब 70 में मिल रही है, तो आप अपने आप सोच के देखो कि अगर कोई चीज सस्ती मिलती है तो हम ज्यादा खरीदते हैं और महंगी मिलती है तो कम खरीदते हैं। तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होने से, एक्सचेंज रेट के इंक्रीज हो जाने से हमारे जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएंगे, लेकिन फॉरेनर्स को फायदा हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें
तो पहले $1 के बदले फॉरनर्स को मिल रहे थे 60 रुपीज और अब उसी $1 के बदले हमको मिल रहा है 70 रुपीज। तो उनके लिए खरीदना सस्ता है, तो हमारे जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा।